नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे आपकी अभ्यास पुस्तिका का अध्याय तोप। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल ई अध्यापक को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एक कमेंट ज़रूर लिखें मुझे, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है वीरेन डंगवाल द्वारा रचित 5 अगस्त 1947 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में कीर्तिनगर में जन्मे वीरेन डंगवाल की आरंभिक शिक्षा यानी प्राइमरी एजुकेशन नैनीताल में और उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन इलाहाबाद में पाई गई। पेशे से प्रारंभिक प्राध्यापक गंडवाल पत्रकारिता से भी जुड़े हुए थे, यानी वो एक पत्रकार भी थे और साथ में टीचर भी थे। समाज के साधारण जन और हाशिए पर स्थित जीवन के विलक्षण ब्यौरे और दृश्य वीरेन की कविताओं की विशेषता मानी जाती है। इन्होंने बहुत सी चीज़ों और जीव जंतुओं को अपनी कविता का आधार बनाया, जिन्हें हम देखकर भी अनदेखा किए रहते हैं। तो सामान्य जीवन से संबंधित विषय इनके थे। वीरेन ने अब तक 2 कविता संग्रह इसी दुनिया में और दुष्चक्र में सृष्टा प्रकाशित हो चुके हैं। पहले संग्रह पर प्रतिष्ठित श्रीकांत वर्मा पुरस्कार और दूसरे पर साहित्य अकादमी पुरस्कार के अलावा इन्हें अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। वीरेन डंगवाल ने कई महत्वपूर्ण कवियों की अन्य भाषाओं में लिखी हुई कविताओं का हिंदी में अनुवाद भी किया है, यानी उन्होंने हिंदी में ट्रांसलेशन भी किया है। 28 सितंबर 2015 को इनका देहावसान हुआ, यानी डेथ हो गई। अब हम जान लेते हैं पाठ में प्रवेश, यानी इस लेसन में क्या बताया गया है। प्रतीक और धरोहर 2 किस्म की हुआ करती हैं, यानी सिंबल और हमें जो धरोहर हमें मिली है वो 2 किस्म की, 2 तरह की होती है। एक भी जिन्हें देखकर या जिनके बारे में जानकर हमें अपने देश और समाज की प्राचीन उपलब्धियों का भान होता है, और दूसरी वे जो हमें बताती हैं कि हमारे पूर्वजों से कब क्या चूक हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप देश की कई पीढ़ियों को दारुण दुख और दमन झेलना पड़ा। यानी जो हमें प्रतीक या धरोहर मिलते हैं हमारे हिस्ट्री से, वो हमारे लिए सुख का कारण भी बन जाते हैं और दुख का कारण भी बनते हैं। प्रस्तुत पाठ में ऐसे ही 2 प्रतीकों का चित्रण है। पाठ हमें याद दिलाता है कि कभी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में, यानी अंग्रेज़ भारत में व्यापार करने के इरादे से आए थे, बिजनेस पर्पस से आए थे। भारत ने उनका स्वागत किया था, लेकिन करते कराते वह हमारे शासक बन बैठे। उसने कुछ बाग बनवाए तो कुछ तोपें तैयार की। उन तोपों ने इस देश को फिर से आज़ाद कराने का सपना साकार करने निकले जाबाजों को मौत के घाट उतारा। पर एक दिन ऐसा भी आया जब हमारे पूर्वजों ने उस सत्ता को उखाड़ फेंका, तोप को निस्तेज कर दिया। फिर भी हमें इन प्रतीकों के बहाने यह याद करना होगा कि भविष्य में कोई और ऐसी कंपनी यहाँ पाँव न जमा पाए जिसके इरादे नेक ना हो, और यहाँ फिर वही तांडव मचे जिसके घाव अभी तक हमारे दिलों में हरे हैं, भले ही अंत में उसकी तोप भी उसी काम क्यों ना आए जिस काम इस पाठ में तोप आ रही है। तो इस पाठ के अंदर 2 प्रतीक हैं, एक तो है वो बाग जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगाया था, और एक है वहाँ पर रखी हुई तोप। तो चलिए शुरू करते हैं। तोप। कंपनी बाग के मुहाने पर रखी गई है यह 1857 की तोप, जिसकी होती है बड़ी संभाल। विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। तो कंपनी बाग एक विरासत में मिला हुआ है, और एक उसके मुहाने यानी किनारे पर एक कोने में रखी हुई है 1857 की तोप। ये 2 चीज़ें विरासत में मिली है, और इनकी संभाल होती है कब? कंपनी बाग की तरह ही उस तोप की भी संभाल होती है, साल में 2 बार चमकाई जाती है। कब? जब हमारे राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं, यानी 15 अगस्त और 26 जनवरी, 2 दिन उनकी अच्छी संभाल होती है। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे अपने ज़माने में।
तो जब कंपनी बाग में सुबह शाम बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं तो ये तोप देखकर उनको पता चलता है कि इस तोप को यूज़ किया गया था बहुत बड़े बड़े सूरमाओं या योद्धाओं को मारने के लिए। अब तो बहरहाल छोटे बच्चों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़ियाएं ही अक्सर करती हैं गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गौरैया। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी तोप हो, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। तो अब बहरहाल अब क्या है, उस तोप का यूज़ किसी ज़माने में उसने बहुत सारे योद्धाओं को मारने के काम में आया, उनके धज्जे उड़ाने के काम में आया। लेकिन अब उसका क्या यूज़ हो रहा है कि छोटे बच्चे उसको घुड़सवारी की तरह यूज़ करते हैं, और अगर उससे फारिग हो जाए यानी फ्री हो जाए तो उस समय जब वहाँ पे कोई सैलानी नहीं होता तो उसके ऊपर चिड़ियाएँ आकर खेलती हैं, गपशप करती हैं, और कभी कभी शैतानी करती हैं वो कि इस तोप के मुंह के अंदर भी वो घुस जाती है। ख़ास तौर पर गौरैया चिड़िया जो स्पैरो है वो घुसती है, और वो स्पैरो उस तोप को ये याद दिलाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी तोप क्यों ना हो, एक दिन उसका मुंह बंद हो जाता है और आसानी से उसके ऊपर कोई भी कमज़ोर से कमज़ोर आदमी भी यानी चिड़िया जो है वो भी तोप के अंदर घुस जाती है। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।